स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या कहता है? स्टोक्स लॉ, इट इज द फ्रिक्शन फोर्स या विस्कस फोर्स होती है। इट इज द फ्रिक्शन फोर्स और विस्कस फोर्स F is equal to 6 pi eta RV, which acts on spherical body of radius R having velocity V, moving inside a liquid of viscosity eta। ये कोई लिक्विड है, इसकी विस्कोसिटी eta है, कोई स्फेरिकल बॉडी है, रेडियस R है, वेलोसिटी v है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स जो लग रही होती है दैट इज विस्कस फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स इसको बोलते हैं बाय द लिक्विड F। ये फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, इसको FR भी लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। दिस इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। तो स्टोक्स लॉ क्या बताता है? स्टोक्स लॉ states that viscous force या friction force acts on a spherical body of radius R moving with velocity V in a liquid, inside a liquid of having viscosity eta is given by 6 pi eta RV। तो this is actually Stokes law for spherical body जिसका radius R है, velocity V है, moving inside a liquid of viscosity eta is given by this। Again ये जो derivation है ये डायमेंशन एनालिसिस के बेस पे की गई है, तो ट्रू डेरिवेशन नहीं मानते इसको, बिकॉज इसका जो क्यों नहीं ट्रू मानते, क्योंकि जो इसका कांस्टेंट है वो फिर फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो कैसे करेंगे? अब कैसे किया गया इसको डायमेंशन एनालिसिस से? अब ये है तो फोर्स ना, तो फोर्स की डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज गिवन बाय LT माइनस 2, ये होता है। LT माइनस 1 किसका होता है? वेलोसिटी का। LT माइनस 2 किसका होता है? एक्सेलरेशन का। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा इसकी पावर x ले ली, रेडियस इसकी पावर y ले ली, और वेलोसिटी इसकी पावर z ले ली। अच्छा, अब अगर हम देखें तो ईटा की पावर x है, इसको तो ऐसे ही, ईटा की भी तो डायमेंशन होती है ना, m l इनवर्स t इनवर्स, यही आई थी, हम पहले ही निकाल चुके हैं इसकी डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ईटा। तो ये हो गया। r के लिए क्या होगा? लेंथ होगी, तो लेंथ हो गई, इसका y हो गया। वेलोसिटी के लिए क्या होगा? LT माइनस 1 हो गया, तो ये क्या हो गया? Z हो गया। और ये क्या है? MLT माइनस 2। तो अब ये x पावर है, ठीक है। तो अगर m की पावर देखें तो m 1 है, और इस पूरे में m की पावर x है, तो x इक्वल टू तो 1 आ गया। l का अगर देखें तो l की पावर 1 है, यहां पर कितनी है? माइनस x, माइनस 1 इंटू एक्स इज माइनस x, प्लस y और प्लस z, यहां z है ना, तो एक इक्वेशन ये बन गई। x को 1 पुट कर दो तो 2 वेरिएबल में बन गया। t की देखें तो माइनस 2 है, डेट इज इक्वल टू माइनस x, और ये माइनस z, ये आ गया। अब यहां पर क्या करोगे? x इक्वल टू 1 है, तो 1 इक्वल टू माइनस ऑफ 1 लिख दिया, और y प्लस z हो गया, ठीक है, y प्लस z आ गया। अब क्या करें? अब z किसके बराबर है? यहां से अगर मैं z निकालूं तो ये क्या आएगा? z को इधर ले गया तो 2 माइनस एक्स हो गया, तो z को यहां पुट कर दो 2 माइनस एक्स, तो ये बन गया 1 इक्वल टू माइनस 1, प्लस y को क्या लिखोगे? y तो निकालना है, प्लस z को लिख दो 2 माइनस एक्स, x की जगह क्या लिखोगे? 1 लिख दिया, तो ये क्या बन गया? माइनस 1, और ये माइनस 1, तो माइनस 2 हो गए, तो ये माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल हो गया, तो y भी कितना आ गया? 1 आ गया, x भी 1 आ गया, y भी 1 आ गया। अब z निकाल दो यहां से, तो z इक्वल टू 2 माइनस 1 इज 1, तो x y z तीनों क्या आ गए? 1 आ गए। तो ये क्या बन जाता है हमारा फॉर्मूला? फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर x थी 1 है, अच्छा r की पावर y थी, ये भी 1 है, v की पावर 1 थी, z थी, ये भी 1 है। तो हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, एंड FR जो आता है वो आता है 6 पाई ईटा RV, ठीक। तो ये होती है, ये इसकी डेरिवेशन बता दी मैंने। एक्चुअल में ये ट्रू डेरिवेशन नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही करते हैं। अच्छा, तो फ्रिक्शन फोर्स आ गया 6 पाई ईटा RV। अब इसमें अगर हम देखें तो ये आ रहा है कुछ एब्सर्ड सा रिजल्ट है, वैसे ये है तो ये करेक्ट,
लेकिन देखने में थोड़ा सा गलत लगता है। कैसे? फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ ज्यादा आएगी, ये तो ठीक है, लेकिन क्या ये सिंगल पावर पे डिपेंड होनी चाहिए? नहीं। एक्चुअली जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, अगर मान लो 50-60 किलोमीटर की स्पीड पर आवर है, तो इस स्पीड पे फ्रिक्शन जो लग रहा है, और इसको अगर मैं 100 कर दूं तो फ्रिक्शन ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हुई कि भाई सिंगल पावर पे आ जाए, ठीक है? तो इसलिए ये एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, बट फॉर्मूला इसमें ऐसे ही आता है। तो ये लर्न रखना है कि फ्रिक्शन फोर्स ऑन स्फेरिकल बॉडी हैविंग वेलोसिटी v moving inside a liquid of viscosity eta is given by this and this is Stokes law। अच्छा, अब आ जाओ टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। अब मान लो एग्जांपल के थ्रू बताता हूं तो थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। मान लो एक बॉल है, उसको मैंने सी में या रिवर में जो भी है उसको ड्रॉप कर दिया, तो होगा क्या? बॉइड फोर्स लगेगी बॉल पे। बॉल पे क्या लगेगी? बॉइड फोर्स लगेगी, mg नीचे की तरफ लगेगी, ठीक है? और अब इसकी जो t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी क्या थी? 0। तो t इक्वल टू 0 पे fr क्या हुआ? ये 0 हुआ क्योंकि वेलोसिटी 0 है। लेकिन एज द टाइम पासिस इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी नीचे, क्योंकि mg क्या है? हम ये मान रहे हैं कि mg ग्रेटर देन बॉइड फोर्स है, ठीक है? तो mg ग्रेटर देन बॉइड फोर्स है तो नीचे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो ये फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ v लगती है, माइनस बोलना चाहिए इसको। जो v का डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होती है। तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स, अब इसकी वेलोसिटी t टाइम पे मान लो v वेलोसिटी हो गई इसकी, mg ऐसे ही लग रहा है, बॉइड फोर्स ऐसी लगेगी, और अब मान लो इसकी वेलोसिटी v है, तो अब इस पे क्या लग रही है? ऊपर विस्कस फोर्स लग रही है Fr, दैट इज इक्वल टू दिस थिंग। तो Fr भी लगने लग गई। तो अब इसमें क्या होगा? एट टाइम t, ये t टाइम की बात लिख रहा हूं, t इक्वल टू 0 पे तो फ्रिक्शन फोर्स क्या थी? 0 थी, ठीक? क्योंकि v इक्वल टू 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हुई? 0 हुई। लेकिन एट टाइम t फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई eta rv, वेयर v इज द वेलोसिटी जो इसने गेन कर ली। तो अब ये इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि mg अभी भी v से ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन क्या है? नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, तो इसलिए वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो एक टाइम आएगा, अभी क्या है? मतलब mg है, ठीक है? mg, और एक टाइम आएगा जब ये ऊपर वाली फ्रिक्शन, क्योंकि Fr भी बढ़ता जा रहा है ना, बॉइड फोर्स तो कांस्टेंट है, mg भी कांस्टेंट है, mg ज्यादा थी बॉइड से प्लस फ्रिक्शन से, तो बॉइड प्लस फ्रिक्शन ऊपर लग रही है, ठीक? तो स्टार्टिंग में क्या था? t इक्वल टू 0 या कुछ टाइम तक mg ज्यादा था इन दोनों की एडिशन से, तो इसलिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नीचे थी, वेलोसिटी गेन कर रहा था। लेकिन एक टाइम t आएगा जब ये फोर्सेस बराबर हो जाएंगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि ये तो कांस्टेंट थी, लेकिन ये तो इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी के साथ, तो अब ये मिलकर क्या हो गए? mg के बराबर हो गए, ठीक है? इस टाइम पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 0, और इस टाइम पर जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक? और वो कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट रहेगी, इससे ज्यादा हो नहीं सकती क्योंकि एक्सेलरेशन खत्म हो गई जो बढ़ा रही थी वेलोसिटी को। अब क्या है कि ये कांस्टेंट रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एंड दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये कैसे निकलेगी टर्मिनल वेलोसिटी? तो बस इसी से निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन 0 होगा, उस वक्त जो वेलोसिटी है वही टर्मिनल वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन 0 कब है? जब ये फोर्स इक्वल है। तो बस इनकी वैल्यू अगर पुट करें हम, m को लिख दो v रो बॉडी डेंसिटी ऑफ बॉडी, तो ये हो गया मास ऑफ बॉडी इनटू g, दिस इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी। बॉइड फोर्स कितना हो गया? v रो l g प्लस फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया? 6 पाई ईटा rv, rv हो गया। ये vt लिखा है क्योंकि जब ये फोर्सेस बराबर हुई तब एक्सेलरेशन 0 है, और उस वक्त जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम पॉसिबल कांस्टेंट वेलोसिटी है, और दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो vt यहां से निकाल लेंगे, तो vt कितना आ जाएगा? इफ यू सॉल्व इट, vt कितना मिलेगा? v को और g को कॉमन ले सकते हो, ठीक है? vg कॉमन आ गया, v और g कॉमन आ गया। अच्छा, यहां पर mg इज b प्लस, ठीक है? तो इसमें क्या किया मैंने? रो b
वीजी तो कॉमन आ गया, रो बी माइनस रो एल हो गया, ठीक। और अपॉन में क्या आ जाएगा 6 पाई ईटा आर, यही आएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी यहां से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी चेक कर सकते हैं कितनी आ गई, mg माइनस बी। mg माइनस बी को क्या लिखोगे, v रो जी। अच्छा v को भी इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। v को क्या लिख दो, क्योंकि ये स्फीयर के लिए है ना सारा, तो v कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। v को ये लिख दो यहां पर, तो ये r से एक r कैंसिल होकर स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं फाइनल बता देता हूं vt कितना आ रहा है, vg रो बी माइनस रो एल, ठीक है। एक तरह से ये क्या है mg माइनस बी है और अपॉन 6 पाई ईटा आर है, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2r² g अपॉन 9 ईटा इंटू में रो बी माइनस रो एल, 2r² g बाय 9 ईटा। तो ये आ जाएगा 2r² g अपॉन 9 ईटा, और ये ऐसे का ऐसा रहेगा रो बी माइनस रो एल, ठीक। तो ये आ गया टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये याद होना चाहिए, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है जो फिर अटेन करता है बॉडी लिक्विड के अंदर व्हेन इट इज ड्रॉप्ड इनसाइड है लिक्विड हैविंग वेट जिसका ज्यादा है बॉइंट फोर्स से, ठीक। तो ये चीज आ गई टर्मिनल वेलोसिटी, इससे अब ये नीचे जाता रहेगा। अब कोई कहे कि भाई v ये t इक्वल टू 0 पे v इक्वल टू 0 थी, ड्रॉप की थी बॉल को, ठीक। तो अब कोई कहे कि ग्राफ प्लॉट करो vt का, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, तो कैसे प्लॉट करा जाएगा, ये t ये v। अब t इक्वल टू 0 पे v इक्वल टू 0 था, तो यहां से स्टार्ट होगा, फिर इनफाइनाइट टाइम तक क्या रहेगा, ये मान लो टर्मिनल वेलोसिटी थी vt, तो vt फाइनली गेन हो गया, तो फाइनल तो ये ऐसे होना है। अब ये जो v है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो t मुझे निकालना पड़ेगा, तभी तो प्लॉट करूंगा। दो ही वैल्यू पता है मुझे तो, कि भाई t इक्वल टू 0 पे ये वेलोसिटी क्या थी 0, और t इनफाइनाइट टाइम पे ये वेलोसिटी क्या है मैक्सिमम। तो ये कुछ ऐसे जा रहा होगा, यहां पर इसको टच नहीं करेगा, ठीक, ऐसे जा रहा होगा। लेकिन इससे पहले का ग्राफ जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t बनाना पड़ेगा। अब मेरे पास क्या है, mg इज इक्वल टू क्या है, बॉइंट फोर्स प्लस अच्छा, अब ये एक्सेलरेशन था ना, तो एक्सेलरेशन कितनी थी, mg माइनस बॉइंट फोर्स माइनस एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg माइनस, इसको m में बोल दो, तो mg माइनस बॉइंट माइनस fr, दिस इज इक्वल टू नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया mg माइनस b माइनस 6 पाई ईटा आर वी, और ये कितना हो जाएगा 6 पाई ईटा आर वी अपॉन मास, और इसको क्या बोल दो dv बाई dt, ठीक। मतलब अगर vt ग्राफ प्लॉट करना है तो मुझे vt रिलेशन भी तो चाहिए, वही निकाल रहा हूं। तो ये क्या हो गया, यहां से क्या आ जाएगा d, अब क्या करो कि इसको p मान लो, तो ये p माइनस qv हो जाएगा। p किसके इक्वल है, mg माइनस b अपॉन m के, और q किसके इक्वल है 6 पाई ईटा r बाय m के, ठीक। तो ये कांस्टेंट टर्म थी, तो मैंने इसको इतना बड़ा लिखने की बजाय p से रिप्लेस कर दिया और इसको q से। अब क्या करेंगे, dv अपॉन में आ गया p माइनस qv, दिस इज इक्वल टू dt, इंटीग्रेट कर दो 0 से t टाइम में, क्योंकि vt रिलेशन चाहिए, और ये क्या हो जाएगा, v वेरीज फ्रॉम 0 से v, तो ये आ गया ln 1 बाई क्यू भी आ जाएगा, बल्कि माइनस क्यू आएगा, 1, ये क्या होते हैं ax प्लस b फॉर्म है, तो 1 अपॉन a क्या है इसमें q माइनस क्यू, तो माइनस 1 अपॉन क्यू, ln ax प्लस b, तो ये आ गया p माइनस क्यू v, ये आ गया इंटीग्रेशन, लिमिट्स हो जाएगी 0 से v, डेट इज इक्वल टू t, तो ये क्या हो जाएगा माइनस क्यू टी हो जाएगा, ln p माइनस क्यू वी, और जब लिमिट पुट करेंगे तो ये माइनस 0 पुट करेंगे तो अपॉन में p आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना, ऐसे आ गया, दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू टी। अब e की पावर माइनस क्यू टी इज दिस थिंग, तो ये हो गया p माइनस क्यू वी अपॉन p इज इक्वल टू e की पावर माइनस क्यू टी, ये आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, p बाई पी 1 हो गया, या मुझे तो v क्या निकालना है,
v निकालना है ना एज फंक्शन ऑफ टाइम t, तो क्या बन जाएगा, यहां से आ जाएगा p माइनस क्यू वी इज इक्वल टू p इंटू ई की पावर माइनस क्यू टी, और यहां से क्यू वी इज इक्वल टू p 1 माइनस p कॉमन, इसको मैं इधर, इसको इधर ले गया, अब इसको इधर ले आया, तो p 1 माइनस ई की पावर माइनस क्यू टी, ये हो गया। अब क्या करेंगे, v इज इक्वल टू p बाई क्यू 1 माइनस ई की पावर माइनस क्यू टी, तो ये आ गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। अब प्लॉट कर सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम t कितना आ रहा है, p बाई क्यू इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस क्यू टी। अच्छा, अब कैसे प्लॉट करेंगे, अब जो ये हम प्लॉट कर रहे थे यहां पर, ये वेलोसिटी टर्मिनल थी और ये यहां पर ऐसे जाना था। अब अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है या इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये देखना पड़ेगा। तो vt इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नॉट एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग नहीं है ये, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर इंक्रीजिंग होता तो हम ऐसे बनाते, ठीक है, स्लोप इंक्रीज होती। अब ये डिक्रीजिंग है तो कैसे आएगा ग्राफ, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ प्लॉट हो गया v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड इनसाइड अ लिक्विड। अब मैंने सी बोल दिया, रिवर कुछ भी हो सकता है, बॉल ड्रॉप की गई है और बॉल की बॉइंट क्या थी, मतलब वो नीचे उसकी जो mg है वो ग्रेटर देन बॉइंट फोर्स थी उस केस में, ठीक। तो एक तरह से क्या बोल सकते हैं, mg ग्रेटर देन बॉइंट फोर्स, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड था, तो ये केस में ये बन गया, ठीक। डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या थी, ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो अब ये इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, तो ये t इक्वल टू इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे देखो t इक्वल टू इंफिनिटी अगर मैं डालूं तो मेरा p बाई क्यू आ रहा है, v व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी इज इक्वल टू p बाई क्यू। क्यों, क्योंकि ये इंफिनिटी करेंगे तो ये टर्म क्या होगी, 1 अपॉन ई की पावर इंफिनिटी एंड दैट इज इक्वल टू 0, तो ये p बाई क्यू आ गया। और p की वैल्यू हमने पहले बता दी थी, q की बता दी थी, और p बाई क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल टू v टर्मिनल ही आ रही है, ठीक है। p बाई क्यू अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, v टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर ही है वो। कैसे आएगी ये v टर्मिनल के बराबर कैसे होगी, p बाई क्यू की वैल्यू, p बाई क्यू की वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है ना, तो a इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने स्टार्टिंग में, p माइनस क्यू वी तो लिखा था, और टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होती है। अगर ये v टर्मिनल है तो एक्सेलरेशन को 0 होना पड़ेगा, यही तो था। तो यहां से क्या आ गया, v टर्मिनल इज p बाई क्यू, तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो p बाई क्यू के इक्वल है एंड दिस इज इक्वल टू p बाई क्यू, और p की वैल्यू हम पहले ही बता चुके, q की बता चुके, पुट करेंगे तो vt मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता, मान लो ड्रॉप की बजाय इसको नीचे v वेलोसिटी से थ्रो किया गया होगा, फिर कैसे ग्राफ बनता। अगर v से थ्रो किया है, अभी हम डाउनवर्ड वेलोसिटी को क्या मान रहे हैं, है तो ये डाउनवर्ड ना, तो इसको हमने पॉजिटिव मानना है डाउनवर्ड को। अगर इसको थ्रो किया जाता तो दो चीजें होती, या तो ये वेलोसिटी जिससे थ्रो किया गया नीचे, या तो ए पार्ट होता कि ये v ग्रेटर देन v टर्मिनल होती, या होता कि ये जो v है ये लेस देन v टर्मिनल होती, ठीक, दो ही चीज हो सकती थी। तो अगर ग्रेटर देन v टर्मिनल होती तो फिर ये vt की तरफ जाती, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनता फिर, जैसे मान लो ये v टर्मिनल है, तो फिर अगर vt से ज्यादा था तो फाइनली तो यही अचीव होना है जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन जब 0 होगी तब जो वेलोसिटी आई वही v टर्मिनल अचीव होना है, v टर्मिनल तो फिक्स है। तो अगर ये ज्यादा थी तो बस ये यहां से शुरू होता ग्राफ, तो फिर ये ऐसे बनता, और अगर ये कम थी v टर्मिनल से तो वो यहां से शुरू होता, बनना ऐसे ही था, ठीक। तो ये ग्राफ बनता, ये किसके लिए है, व्हेन v ग्रेटर देन vt के लिए, ये किसके लिए है, v लेस देन v टर्मिनल के लिए। अच्छा, इसमें अगर थोड़ा सा और चेंज लाए कि मान लो लिक्विड में ड्रॉप नहीं किया ना, वेलोसिटी दी नीचे की तरफ, लिक्विड के अंदर से बॉल को ऊपर फेंक दिया, ठीक है, क्या किया, बॉल को ऊपर फेंका है, और b
रो बी ग्रेटर देन रो एल है, ये भी मान लो। ठीक, तो कैसे ग्राफ बनेगा? तो क्या होगा, अब ग्राफ ये होता था जब वेलोसिटी जीरो होती थी, ड्रॉप करते थे। अगर वेलोसिटी कुछ दे दी है तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी से फेंका है, मतलब ये लिक्विड है और बॉल को यहां से थ्रो किया ऊपर वेलोसिटी v से, तो v ऊपर की तरफ क्या होगी, नेगेटिव बनी जाएगी, क्योंकि हम जो नीचे की तरफ बॉल है उसको पॉजिटिव वेलोसिटी मानी हमने। तो अब कैसे ग्राफ आ जाएगा, फिर ये यहां से शुरू हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव होगी ना वेलोसिटी इक्वल टू जीरो पे। होना तो यही है, v टर्मिनल बनना है फाइनली, जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, तो वो तो फिक्स है और उसी तक पहुंचना है इसको फाइनली। तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ठीक है, रो बी ग्रेटर देन रो एल। अच्छा, रो अगर लिक्विड का ज्यादा हो गया तब तो ये नीचे ही, तब तो दूसरा केस बनेगा, उसको भी ट्राई करना। ठीक है, रो एल अगर ग्रेटर देन रो बी है, उसके लिए क्या करोगे? तो ये कहां से शुरू होगा, नीचे से शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो वेलोसिटी इसमें दी है ना नीचे ऊपर की तरफ, इसको अगर वी नॉट अगर मैं मानूं तो ये वी नॉट यहां से स्टार्ट होके जाएगा, ऐसे ग्राफ आएगा। ठीक, अब आ जाओ दूसरी चीज पे। एक भाई क्वेश्चन, नेचुरल क्वेश्चन अराइज होता है कि जो रेन है वो तो सपोज क्लाउड से नीचे गिरती है, क्लाउड्स मान लो 2 किलोमीटर ऊपर है अर्थ से, तो उनकी तो स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी। कितनी होनी चाहिए थी? वेलोसिटी ऑफ रेन शुड बी √2gh, और h मान लो है 2000 मीटर, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कुछ 200 मीटर पर सेकंड से गिरनी चाहिए थी। तो इतनी तेज गिरती तो सर फूट जाता, लेकिन इतनी स्पीड होती नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे आया? तो क्या होता है वहां पर, क्योंकि एयर आती है बीच में, तो वो अर्थ तक आते आते वी टर्मिनल अचीव कर लेती है। और वी टर्मिनल कब होती है? जब एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। तो ये क्या होगा, अगर बॉइंट फोर्स ड्यू टू एयर हम नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी 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 क्लोज टू जीरो, तो हम ये बोल सकते हैं कि 6 पाई ईटा आरवी फ्रिक्शन फोर्स जो लग रही है, दैट इज इक्वल टू v ऑफ वॉल्यूम ऑफ दैट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, रो ऑफ लिक्विड, वाटर है एक तरह से ये तो, v रो g। ठीक, तो यहां से क्या करेंगे हम, v टर्मिनल निकाल लेंगे, v रो वाटर g अपॉन 6 पाई ईटा r। ठीक, तो यहां पे जब ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे कुछ 1.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड आती है, जो कि बहुत कम होती है, और इसीलिए कुछ फील नहीं होता, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी से फाइनली गिरती है ये मैंने कैसे निकाला है, 4/3 पाई आर क्यूब लिख दो इसको, v को, ड्रॉप है ना, स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, और स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड के लिए ही ये फोर्स बनी है बाय स्टोक्स लॉ। ठीक, अब ये जो लिक्विड, ये एयर में था, ठीक है, एयर में भी यही हो गया, वो मैंने विस्कोसिटी ईटा उसके लिए बताई थी। ठीक, तो एयर में भी यही आएगी। अच्छा, तो यहां से हम जो वी टर्मिनल निकलेगी वो वैल्यू जब पुट करेंगे इसकी, तो 1.2 सेंटीमीटर पर सेकंड के करीब आती है, जो कि बहुत ही कम होती है। अच्छा, फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, अ सॉलिड स्फीयर मूव्स एट अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन एयर एट अ प्लेस, जहां पर अंडर ग्रेविटी मतलब गिर रहा है, तो स्फीयर इज टेकन इन ग्रेविटी फ्री हॉल। ग्रेविटी फ्री हॉल मतलब वहां पर क्या है, g जीरो हो गया। अच्छा, तो पहली लाइन में क्या गिवन है कि ये गिर रही है, तो मतलब mg, अगर बॉइंट फोर्स को नेग्लेक्ट करें, बिकॉज डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी वेरी नियर टू जीरो, थोड़ी सी ज्यादा होती है बस जीरो से, तो mg को मान सकते हैं 6 पाई ईटा आरवी, 6 पाई ईटा आर इंटू वी टर्मिनल, यही होती है। और वी टर्मिनल कितनी दे रखी है, 20 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग में तो ये था, जब ग्रेविटी फ्री स्पेस होगी, अब इसमें क्या क्या है, टेकन इन ग्रेविटी फ्री हॉल हैविंग एयर एट सेम प्रेशर पे है एंड पुश डाउन एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो वी टर्मिनल जो थी इसकी ग्रेविटी में, उससे इसको नीचे फेंक दिया 20 मीटर पर सेकेंड से, उसी स्पीड से नीचे थ्रो कर दिया। तो विच ऑफ द चॉइसेस आर करेक्ट, इनिशियल एक्सेलरेशन क्या ये होगी। तो अब क्या सिचुएशन होगी, ग्रेविटी फ्री स्पेस में क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ये है, ठीक है, तो इस पर क्या है, वेलोसिटी नीचे है, इस वेलोसिटी से
20 मीटर पर सेकंड से उसको नीचे थ्रो किया गया है, तो 20 मीटर पर सेकंड से नीचे थ्रो किया गया है ऐसे, तो इस पे एयर तो है, वहां पे ग्रेविटी जीरो है, तो एयर है तो ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, और वो किसकी इक्वल होती है, 6 पाई ईटा आरवी के इक्वल, ठीक है, सॉरी 6 पाई ईटा आरवी के इक्वल फ्रिक्शन फोर्स, जब उसकी वेलोसिटी v है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगती है, जैसे ये ऊपर, अगर अब ये ऊपर की तरफ लगेगी ना, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये नीचे दी गई है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगती है तो ऊपर लगेगी, तो ये कितनी लगेगी एफ आर वुड बी 6 पाई ईटा आरवी, और v कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, यही चीज है ना 6 पाई ईटा, और ये कहां लग रही है ऊपर की तरफ, दिस फ्रिक्शन फोर्स इज अपवर्ड एंड दिस v इज 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब 6 पाई ईटा आर इंटू 20, ये चीज होगी ना, और ये ऊपर की तरफ लग रही है ये वाली फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटी है नहीं अब तो mg का कोई रोल नहीं है, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगी, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय एफ आर अपॉन मास ऑफ द बॉडी, तो एफ आर कितना है 6 पाई ईटा आर इंटू 20 और अपॉन में m, अच्छा लेकिन ये चीज तो g के इक्वल है, कैसे, यहां से आ रहा है क्योंकि ये vt 20 थी, तो 6 पाई ईटा आर इंटू 20 इज mg ना, तो ये अपॉन में m लिया हुआ मैं, तो ये किसके इक्वल हो गया, g के इक्वल, यहां से क्या किया मैंने m को नीचे लिया है तो g के इक्वल हो गया ना ये, तो ये g के इक्वल हो गया, लेकिन अब की बार ये क्या है, g अपवर्ड है, तो इनिशियल एक्सेलरेशन विल बी दिस, डाउनवर्ड इज रॉन्ग, is this upward is correct, magnitude of acceleration will decrease as the time passes, acceleration decrease करेगी ना, क्यों, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कम होती जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स 6 पाई ईटा आरवी होती है ना, ये होती है फ्रिक्शन फोर्स, अब क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रही है, इसको 20 से नीचे फेंका था, तो इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो कम होती जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स भी v पे डिपेंडेंट है तो वो भी कम होती जाएगी, तो फ्रिक्शन फोर्स कम होती जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या है, डिक्रीज करती जाएगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विल डिक्रीज एज द टाइम पासेस, करेक्ट, फिर एक टाइम आएगा कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होते 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 जीरो हो गई, तो फिर इट विल इवेंचुअली स्टॉप, तो ये भी करेक्ट है, तो बी सी डी आर करेक्ट, whereas A is wrong. It's a good question. थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है कि G अपवर्ड कैसे आया, उसके बाद फिर अपने आप सॉल्व होते जाते हैं, सारी चॉइसेस अपने आप आ जाती हैं, तो दिस इज ऑल अबाउट स्टोक्स लॉ। एक छोटा सा आर्टिकल और बनता है, रेनॉल्ड्स नंबर N is given by rho VD by eta. रेनॉल्ड्स नंबर N is given by rho VD upon eta. ये क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर, हम ये निकाल लेते हैं, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर हम फाइंड कर लेते हैं मैथमेटिकली, रो ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल, वेलोसिटी किसकी है ये, d क्या है, डायमीटर ऑफ ट्यूब, किसी ट्यूब में एक लिक्विड फ्लो कर रहा है जिसकी वेलोसिटी, उस लिक्विड की ईटा तो विस्कोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो v है, डायमीटर ऑफ ट्यूब d है, तो एक रेनॉल्ड्स नंबर निकलता है। अगर स्लो स्पीड है तो फ्लो को क्या बोलेंगे हम, लेमिनार, अगर थोड़ी तेज स्पीड है तो आइसो हो गया वो, ठीक है, स्ट्रीमलाइन हो गया, और थोड़ी ज्यादा बढ़ाएंगे तो टर्बुलेंट हो जाएगा, लेकिन लेमिनार फ्लो अगर होगा तो ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है इस, ये लेस देन 2000 आएगा, स्ट्रीमलाइन के लिए बीट लेस देन 2000 ही होता है, और ग्रेटर देन 3000 के लिए, मतलब ये चीज हम निकाल लेंगे इसमें पुट करके, दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दिस इज डायमीटर ऑफ ट्यूब इन विच द लिक्विड इज फ्लोइंग, और ये वेलोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, और ईटा इज विस्कोसिटी ऑफ दैट लिक्विड, तो एक वैल्यू आएगी, अगर ये ग्रेटर देन 3000 आ गई तो ये टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड है, लेस देन 2000 आ गई तो लेमिनार है, और 2000 और 3000 के बीच में आ गई तो आइसो, वो क्या बोलते हैं, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक, लेस देन 2000 के लिए क्या होगा, अगर ये नंबर लेस देन 2000 आ जाए तो क्या बोलते हैं इसको, लेमिनार फ्लो, स्मूथ फ्लो जो होता है, स्टार्टिंग में बताया था बिल्कुल जब हम थर्ड पार्ट ऑफ लिक्विड कर रहे थे ना, बर्नौली इक्वेशन वाला पार्ट, लिक्विड 3 कर रहे थे, तो लेमिनार होता है,
और अगर 2000 और 3000 के बीच में आ जाए तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। देन फ्लो ऑफ लिक्विड इनसाइड दैट ट्यूब इज स्ट्रीमलाइन फ्लो हम बोलते हैं इसको। तो रेनॉल्ड नंबर से पता चलता है इसकी वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू से, कि ये लेमिनार है या स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। ठीक, rho is density of that liquid, eta is viscosity of that liquid, v is velocity of liquid flow in the tube, d is diameter of the tube. तो that is called Reynolds number। तो ये हो गया हमारा स्टोक्स लॉ, रेनॉल्ड्स नंबर एंड टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड टॉपिक हो गया। ठीक है, तो अब विस्कोसिटी फिनिश हो गया यहां पर हमारा। डी पार्ट ऑफ लिक्विड विच इज विस्कोसिटी, फोर्थ पार्ट ऑफ लिक्विड भी बोल सकते हैं इसको, इज फिनिश्ड नाउ।